जय हिंद दोस्तों। आज एक फिर नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 का एमजेसी 1 और इसका हिंदी यूनिट 2 है। ये समझ लीजिए एक मॉडल सेट है। मॉडल सेट में जो रहता है कि जितना भी सब्जेक्टिव हुआ और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है, उसमें भी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों है। इसलिए इसको एक मॉडल सेट समझिए। और इस क्लास को अगर शुरू से अंत तक आप लोग पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो आप लोग को मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस यूनिट का, जो कि यूनिट 2 में हम आज कराने वाले हैं। इसमें साथ साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम लिए हुए हैं। 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम से पॉइंट व्यू से लिया गया है। तो चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोगों को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप लोग इजीली मंगा सकते हैं। जो भी सब्सक्राइब किए हैं वह अपना कमेंट में नाम जरूर लिख के बताइए कि आप लोग का नाम क्या है। हम अगले वीडियो में आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए अब क्लास का शुरू करते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आदिकाल से रीतिकाल तक है। इसका यूनिट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें यूनिट 2 में है आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय और सिद्ध जैन काव्य रासो और काव्य लौकिक काव्य एवं अन्य काव्य आदिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां पढ़ने वाले हैं। हम पहले ही बता दिए कि साथ साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखते हुए जाएंगे। इसको यूनिट मत समझिएगा, इसको एक मॉडल सेट समझिए कि यह एक मॉडल सेट हम करा रहे हैं, जो कि इसमें 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है और 3 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद 10 से प्लस है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें है आदिकाल हिंदी साहित्य का वह प्रारंभिक काल ये है जहां एक और वीरता की हुंकार थी तो दूसरी ओर धार्मिक उपदेश और मनोरंजन की धाराएं भी प्रभावित हो रही थी। इसमें जो पहला क्वेश्चन बना हुआ है आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूप, तो इसमें आदिकालीन साहित्य की विषय वस्तु और शैली के आधार पर मुख्य रूप से 4-5 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि पहला है इसमें सिद्ध और नाथ काव्य। सिद्ध और नाथ काव्य बौद्ध धर्म के विकृत रूप ब्रजयान के अनुयायियों सिद्धों द्वारा लिखा गया साहित्य है। इनकी संख्या 84 मानी जाती है। इनकी जो संख्या कितनी है तो 84 है। और जिनमें सरहपा प्रथम है, उन्होंने पाखंडों का विरोध और अंत साधनों पर बल दिया। इन्होंने पाखंडों का विरोध किया और अंत साधनों पर बल दिया। ये जो सरहपा है। उसके बाद इसमें है नाथ काव्य। नाथ काव्य में है सिंधों की विलासिता के विरोध में गोरखनाथ ने हठयोग और ब्रह्मचर्य पर आधारित नाथ संप्रदाय चलाया। इन्होंने सदाचार और इंद्रिय निग्रह पर जोर दिया। इन्होंने किस किस पर जोर दिया तो सदाचार और इंद्रिय निग्रह पर जोर दिया। इसके बाद चलिए खोद नंबर में देखते हैं जैन काव्य। जैन काव्य में जैन कवियों ने पश्चिमी भारत जैसे गुजरात और राजस्थान में धर्म प्रचार करने का काव्य रचा। इन्होंने कहाँ धर्म प्रचार करने का काव्य रचा तो पश्चिम भारत जैसे गुजरात और राजस्थान कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध शैलियां रास थी। इनकी प्रसिद्ध शैलियां क्या थी? रास, फागु और चरित काव्य है। इसके बाद प्रमुख कवि स्वयंभू पाउम चरियु पुष्पदंत और शालिभृतसूरि भरतेश्वर बाहुबली रास। यह साहित्य काफी प्रामाणिक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रासो काव्य, जिसे वीरगाथा काव्य कहा जाता है। यह आदिकाल का सबसे महत्वपूर्ण काव्य है। यह काव्य राजाओं के आश्रित चारण कवियों द्वारा लिखे गए हैं। ये किसके द्वारा लिखे गए हैं तो काव्य राजाओं के
आश्रित चारण कवियों द्वारा लिखे गए हैं। इनमें इनमें जो है रासो काव्यों में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें जो है श्रृंगार रस और वीर रस इन दोनों की प्रधानता है। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं में चंद्रबाई की पृथ्वीराज रासो, जगनी की परमला रासो और दलपति विजय की खुमान रासो। इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन साहित्यिक मूल्य बहुत अधिक है। अब इसमें है चौथा पॉइंट, लौकिक काव्य। लौकिक काव्य धार्मिक और दरबारी साहित्य से इतर आम जनता के मनोरंजन के लिए लिखा गया है। लौकिक काव्य जो है वो धार्मिक और दरबारी साहित्य से इतर आम जनता के मनोरंजन के लिए लिखा गया है काव्य है। इसके बाद विद्यापति, इन्होंने पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का मधुर वर्णन किया है। तो विद्यापति ने कौन सा काव्य लिखा है? तो पदावली। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का मधुर वर्णन किया है। इसके बाद अमीर खुसरो, इन्होंने बड़ी बोली में पहेलियां, मुकरियां और दो शकुन लिखे हैं। इसके बाद है इसमें पांचवा पॉइंट, गद्य साहित्य। यद्यपि यह काव्य का युग था, फिर भी कुछ गद्य रचनाएं भी मिली, जैसे राउल वेल, रौरा कवि। उसके बाद उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आदिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। तो इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां। तो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां उस समय की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का प्रतिबिंब है। जो है साहित्य जो प्रवृत्तियां हैं आदिकालीन काव्य की, वह बहुत ही आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां उस समय की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का प्रतिबिंब रहा है। इसमें पहला वीरगाथात्मकता। इस काल के साहित्य का मुख्य स्वर वीरता है। युद्धों का सजीव वर्णन और वीरों के शौर्य की प्रशंसा इस साहित्य का केंद्र है। इसमें दूसरा है इसमें ऐतिहासिकता का अभाव। रासो काव्यों में वर्णित घटनाएं और तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। ये जो रासो काव्यों की वर्णित घटनाएं हैं वह तिथियों इतिहास से मेल नहीं खाती। कवियों ने कल्पना का अधिक सहारा लिया है। जो कवियों ने किसका सहारा अधिक लिया है? तो कल्पना का। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें युद्धों का सजीव वर्णन। जो आदिकाल के कवि केवल कलम से ही नहीं तलवार के भी धनी थे। उसके बाद वे युद्ध के मैदान में भी जाते थे, इसलिए उनके वर्णन बहुत यथार्थवादी और औजन्यपूर्ण है। इसके बाद है इसमें चौथा पॉइंट, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। कवि अपने राजा को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उनकी वीरता और सुंदरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। इसके बाद है इसमें पांचवा पॉइंट है संकुचित राष्ट्रीयता। उस समय राष्ट्र का अर्थ पूरा भारत न होकर अपना छोटा सा राज्य जैसे दिल्ली, कन्नौज या चित्तौड़ मात्र था। राजा आपस में लड़ते थे, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों को लाभ हुआ। उसी समय जो विदेशी आक्रमणकारियों को बहुत ही लाभ हुआ, क्योंकि वहाँ के आपसी राजा सभी आपस में लड़ते थे। इसके बाद छठा पॉइंट, श्रृंगार और वीर रस का समन्वय। तो जहां एक और युद्धों का वर्णन था, वहीं युद्धों का कारण अक्सर सुंदर राजकन्याएं होती थी, जिससे वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रचुर प्रयोग हुआ। इसके बाद इसमें सातवां पॉइंट है डिंगल और प्रिंगल भाषा का प्रयोग। वीर रस के लिए डिंगल कठोर अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी और कोमल भावों के लिए पिंगल ब्रज मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग किया गया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट आठवां, विविध छंदों का प्रयोग। इस काल में दोहा, छप्पय, तोमर, गाथा और पदरी और अल्लाह जैसे छंदों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ। पृथ्वीराज रासो को तो छंदों का अजायबगर कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो का क्या कहा जाता है? तो छंदों का अजायबगर।
इसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है? निष्कर्ष निकल के आता है कि आदिकालीन काव्य हिंदी साहित्य का शैशव काल है, जिसमें आगे आने वाली सभी साहित्यिक धाराओं, भक्ति रीति और आधुनिक काल के बीज छिपे हुए हैं। इसमें एक तरफ धार्मिक गंभीरता तो दूसरी तरफ युद्धों की भीषण गर्जनों और जन मनोरंजन की सरलता है। चलिए अब देखते हैं जो भी इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पहला है, सिद्धियों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन को 9, ऑप्शन खो 12, ऑप्शन गो 84, ऑप्शन गो 108। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गो 84। जो सिद्धों की संख्या है वो कितनी है? तो 84 है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन को मत्स्य नाथ, ऑप्शन खो गोरखनाथ, ऑप्शन गो जालंधर नाथ, ऑप्शन गो निवृत्तिनाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खो गोरखनाथ। जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कहा जाता है वह गोरखनाथ को कहा जाता है। इसका खो ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन को परमाल रासो, ऑप्शन को विशलदेव रासो, ऑप्शन गो पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन गो खूनाम रासो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गो पृथ्वीराज रासो। ये जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसका ऑप्शन गो सही होगा। तो इसके बाद चलिए चौथा देखते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? जो भरतेश्वर बाहुबली रास है उसकी रचनाकार कौन है? ऑप्शन को शालिभ्रद सूरी, ऑप्शन को जिनदंत सूरी, ऑप्शन को देवसेन सूरी, देवसेन, ऑप्शन गो आसुगु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन को शलिभद्र सूरी। ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचनाकार है वह यही है शलिभद्र सूरी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में है, रासो काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी है जिसमें औज का पुट होता है? ऑप्शन को डिंगल, ऑप्शन को पिंगल, ऑप्शन को अवधी, ऑप्शन को मैथिली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन को। ये जो रासो काव्य की प्रमुख भाषा थी वह डिंगल थी। तो इसके लिए आप लोग ये याद रखिएगा कि को ऑप्शन होगा डिंगल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में है, आदिकाल की प्रवृत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन को युद्धों का सजीव वर्णन, ऑप्शन को राष्ट्रीयता की व्यापक भावना, ऑप्शन गो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऑप्शन गो कल्पना की प्रधानता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खो राष्ट्रीयता की व्यापक भावना। इसका खो ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, आल्हा खंड परमाल रासो में किस ऋतु में आल्हा गाने की परंपरा है? ऑप्शन को बसंत ऋतु, ऑप्शन को वर्षा ऋतु, ऑप्शन को ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन को शरद ऋतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन को वर्षा ऋतु। इसके बाद चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में विद्यापति की कौन सी रचना अब हट्ट भाषा में है? ऑप्शन को पदावली, ऑप्शन को कीर्तिलता, ऑप्शन को भू परिक्रमा, ऑप्शन को पुरुष परीक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन को ऑप्शन को कीर्तिलता। इसके बाद चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन में है, सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? ऑप्शन को सरहपा, ऑप्शन को गोरखनाथ, ऑप्शन गो मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन गो कबीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गो। ये जो सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी माना जाता है वह मत्स्यनाथ को माना जाता है, मत्स्यनाथ को। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो की पहेलियां किस भाषा के निकट है? ये जो अमीर खुसरो की पहेलियां है वो किस भाषा के निकट है? ऑप्शन को डिंगल, ऑप्शन को संस्कृत, ऑप्शन गो खड़ी बोली, ऑप्शन गो पाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गो खड़ी बोली।
चलिए एक और आप लोग के लिए दे रहे हैं, जो कि इसको याद जरूर कर लीजिएगा। इसमें है श्रेणी, मुख्य विशेषताएं, प्रमुख कवि रचनाएं। अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप वहां से मंगा सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। श्रेणी श्रेणी में है सिद्ध साहित्य। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? शानदार भाषा, अंत साधना। इसके प्रमुख कवि कौन है? तो सरहपा, जो सरहपा उसके रचना किए है दोहा कोश। इसके बाद है श्रेणी दूसरा है जो है नाट्य साहित्य। इसमें हठ योग सदाचार इसकी प्रमुख विशेषता है। और उसकी प्रमुख कवि जो है वो है गोरखनाथ। इसके रचना जो शब्दी। इसके बाद इसमें है जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता है उपदेशात्मक रास शैली। इसके बाद है शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके बाद रासो साहित्य में वीरता युद्ध वर्णन है। उसके बाद चंद्रबाई इसके रचयिता है और पृथ्वीराज रासो। इसके बाद लौकिक साहित्य, जन मनोरंजन श्रृंगार, अमीर खुसरो विद्यापति। चलिए अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। एक बात आपको हम बता देते हैं कि लगभग 150 से 200 शब्दों के ही बीच रखें, ना इससे ज्यादा कम रखें। अगर ज्यादा लिखना का अगर टाइम है आपके पास तो इससे ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन इससे कम ना लिखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके लिखने की हुनर पर देता है, या ना कि आप कितने सटीकता से लिखते हैं। आप अपनी टाइम के अपनी तेजी के अनुसार वहां पर लिख सकते हैं। कम से कम 150 शब्दों में से जरूर लिखें। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में है आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। ये जो लघुत्तरीय है, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रभाव डालिए। तो आदिकाल के नामकरण में विद्वानों में मतभेद है। शुक्ल जी ने वीरता की प्रधानता के कारण इसे वीरगाथा काल कहा, तो राहुल सात्यकियान ने सिद्ध सामंत काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि काल नाम दिया, जो सबसे उपयुक्त माना गया, क्योंकि यह किसी एक प्रवृत्ति में बदलने के बजाय साहित्य की शुरुआती अवस्था को दर्शाता है। यह हो गया 1 नंबर का आंसर। इसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं। अगर इसका पूरी विस्तार से आप लोग इसका क्वेश्चन चाहते हैं उत्तर, तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए कि विस्तार से उत्तर कीजिए, करवाइए, तो हम आपको जरूर करवा देंगे। तब तक के लिए इसको चलिए देखते हैं। सिद्ध साहित्य और नाट्य साहित्य में क्या अंतर है? सिद्ध साहित्य में 84 थे, जो सिद्ध साहित्य की संख्या है वो कितनी है? तो 84 है, और बौद्ध धर्म के ब्रजियान से निकले थे, जबकि नाथ संख्या में 9 थे और शैव मत के करीब थे। सिद्धों में नारी ससम व मार्ग की प्रधानता थी, जबकि नाथों की नारी का त्याग कर हठ योग और ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया था। जो सिद्ध की संख्या कितनी है? तो 84 है, और नाथ की कितनी है? तो 9 है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है डिंगल और पिंगल शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण, यह औजपूर्ण और कठोर होती है, जिसका प्रयोग युद्ध वर्णन वीर रस के लिए किया जाता है। इसके बाद है पिंगल। पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण है। यह कोमल और मधुर होती है, जिसका प्रयोग प्रेम और श्रृंगार के वर्णन के लिए किया जाता था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। रासो काव्य की प्रामाणिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पृथ्वीराज रासो जैसे काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। विद्वान इसने प्रामाणिक, अप्रामाणिक और धर्म अर्ध प्रामाणिक 3 वर्गों में बांटते हैं। मुख्य समस्या इतिहास और कल्पना के मिश्रण तथा बाद में जोड़ी गई प्रक्षिप्त अंशों अतिरिक्त पंक्तियों की है।
तो चलिए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है कि इसका भी विस्तार से आप लोग वर्णन, विस्तार से शीर्षक के साथ लगभग 400 से 500 शब्दों में लिखे, ताकि आपको यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनर है वहाँ आपको एग्जाम में पूरा से पूरा फुल नंबर मिल सके। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसकी भूमिका, संभवतः 1050 से 1375 तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इनकी जो भूमिका है वह संभवतः 1050 से 1375 तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इनकी प्रमुख बिंदु, इसमें पहला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कवि अपने राजा की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है युद्धों का सजीव वर्णन। कवि स्वयं सैनिक होते थे, अंततः युद्ध का वर्णन यथार्थवादी होता था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, संकुचित राष्ट्रीयता। राष्ट्र का अर्थ केवल अपना छोटा राज्य था। इसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव है, तिथियों और घटनाओं इतिहास से मेल नहीं खाती। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, रस, वीर रस की प्रधानता के साथ श्रृंगार रस से सहायक रूप में प्रयोग। इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि यह काल संघर्ष और शौर्य के साथ साथ भाषाई विकास का काल था। यह जो काल था वह संघर्ष और शौर्य काल के साथ साथ भाषाई विकास का भी काल था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है, आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समीक्षा कीजिए। तो पहला राजनीतिक पॉइंट, हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता का पतन, छोटे राज्यों का आपसी संघर्ष और विदेशी जैसे मुस्लिम आक्रमण। उसके बाद सामाजिक, वर्ण व्यवस्था का कठोर होना, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, सती प्रथा और युद्धों के कारण अशांत समाज। इसके बाद सांस्कृतिक, हिंदुओं और इस्लाम संस्कृति का प्रारंभिक मिलन, सिद्धों और नाथों के धार्मिक आडंबर और लोक संस्कृति का विकास। इसके बाद है साहित्यिक, अपभ्रंश से निकलकर पुरानी हिंदी डिंगल पिंगल की सुधार, झुकाव। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। आदिकाल के विभिन्न काव्य रूपों, सिद्ध, जैन, रासो और लौकिक का परिचय दीजिए। तो सिद्ध, इसमें पहला सिद्ध है 84 सिद्ध भाषा। इसका जो भाषा है वह संधा भाषा। अंत साधना, प्रमुख सरहपा। इनका प्रमुख कौन है? तो सरहपा है। इसका भाषा क्या है? तो संधा है। और सिद्ध की संख्या कितनी है? तो 84 है। उसकी अंत साधना। इसके बाद नाथ, यहाँ जो नाथ है उसका जो पूछा है हठ योग, इनका सदाचार, इंद्रिय निग्रह। इसका प्रमुख कौन है? तो गोरखनाथ। इसको याद आप लोग जरूर करके रखिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इसके बाद है जैन, अहिंसा और तीर्थकारों का उपदेश, रास शैली। इसका प्रमुख कौन है? शालिभ्रद सूरी। इसके बाद रासो, वीरता और शौर्य गाथा। इसका प्रमुख है चंद्रबरदाही। इसके बाद लौकिक, जन मनोरंजन और प्रेम। प्रमुख है इसको खुसरो और विद्यापति। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक जरूर करें, और अपना जो भी सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बता दीजिए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोगों को क्लास की जरूरत है। इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, उस पर मैसेज करके मंगा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले